एक नदी जो कभी शहरों की पहचान हुआ करती थी, जिसके किनारे शहर बसते थे, बाजार लगते थे, लोग त्योहार मनाते थे। लेकिन आज दिल्ली की यमुना को देखिए, कई जगह नदी कम और नाले जैसी ज़्यादा दिखाई देती है। पानी में झाग है, कचरा है, सीवर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की यमुना भी अहमदाबाद की साबरमती की तरह बदल सकती है? क्या यमुना के किनारे भी एक ऐसा रिवर फ्रंट बन सकता है जहां लोग घूमने आएं, साइकिल चलाएं, बैठें, पेड़ हो, खुले मैदान हो और नदी शहर की जिंदगी का हिस्सा बने? जवाब है हाँ, बन सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, साबरमती की कहानी को यमुना पर ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे समझने के लिए पहले हमें करीब 30 से 40 साल पीछे जाना होगा। अहमदाबाद शहर की कहानी साबरमती नदी से जुड़ी है। शहर की स्थापना सन 1411 में नदी के किनारे हुई थी। साबरमती सिर्फ पानी की एक धारा नहीं थी। लोग नदी के किनारे कपड़े धोते थे, कपड़ों की रंगाई होती थी। नदी का चौड़ा किनारा कई जगह खेती के काम आता था। रविवार को नदी किनारे बाजार भी लगता था। लेकिन धीरे धीरे शहर बढ़ता गया और नदी पीछे छूटती गई। नदी में बिना साफ किया हुआ सीवर पहुंचने लगा, औद्योगिक कचरा पहुंचने लगा, किनारों पर बस्तियां बस गईं। बाढ़ का खतरा अलग से था और नदी के किनारे रहने वाले गरीब लोगों के लिए हालात और भी मुश्किल थे। बारिश और बाढ़ में पानी बस्तियों तक पहुंच जाता था। दूसरी तरफ शहर के कई हिस्सों में लोगों ने नदी से अपने आप को लगभग अलग कर लिया था। यानी जिस नदी के किनारे शहर बना था, उसी नदी से शहर मुंह मोड़ चुका था। दिलचस्प बात यह है कि साबरमती रिवर फ्रंट कोई एक दिन में बना हुआ प्रोजेक्ट नहीं था। इसका विचार बहुत पुराना था। 60 के दशक में ही नदी के किनारे विकास का प्रस्ताव सामने आ चुका था। 1976 में भी एक अलग योजना पर काम हुआ, लेकिन असली प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 1997 में अहमदाबाद नगर निगम ने एक अलग संस्था बनाई, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी SRFDCL। इसके बाद 1998 में प्रोजेक्ट की पूरी जांच की गई। नदी की हालत क्या है, बाढ़ का पानी कितना आ सकता है, किनारों को कैसे बनाया जाए, कहाँ सीवर रोका जाए, कितनी जमीन चाहिए, किसे दूसरी जगह बसाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगेगा, इन सब चीज़ों को एक साथ देखा गया। यानी सबसे पहली सीख यही है, रिवर फ्रंट सिर्फ सुंदर सड़क और पार्क बनाने का नाम नहीं है। यह नदी, पानी, सीवर, बाढ़, जमीन और लोगों सबको एक साथ संभालने का काम है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, साबरमती रिवर फ्रंट में आखिर किया क्या गया? प्रोजेक्ट में नदी के दोनों किनारों को एक तय चौड़ाई में लाने के लिए किनारों को बनाया गया और जमीन को वापस तैयार किया गया। करीब 204 हेक्टेयर नदी तल की जमीन को वापस हासिल किया गया। शहर के बीच करीब 11 किलोमीटर लंबे हिस्से में सार्वजनिक रिवर फ्रंट बनाया गया। सरल भाषा में समझिए, जहां नदी का किनारा टेढ़ा मेढ़ा और खुला था, वहां मजबूत किनारे बनाए गए। नदी को एक तय रास्ते में रखा गया। किनारे पर सड़कें, पार्क, पैदल रास्ते और दूसरी सुविधाएं बनाई गईं और नदी के दोनों तरफ एक ऐसा सार्वजनिक स्थान तैयार किया गया जहां आम आदमी जा सके। आज वहां 2 लेवल का पैदल रास्ता है। नीचे वाला रास्ता पानी के करीब है और ऊपर वाला हिस्सा शहर के लिए बड़े सार्वजनिक स्थान की तरह काम करता है। अगर साबरमती एक ऐसी नदी है जो गर्मियों में कई बार बहुत कम पानी वाली हो जाती थी, तो फिर रिवर फ्रंट पर पानी दिखाई कैसे देता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। साबरमती का प्रोजेक्ट सिर्फ नदी के किनारे सुंदर दीवार बनाने का काम नहीं था। नदी में पानी बनाए रखने के लिए पानी की व्यवस्था भी जरूरी थी। अहमदाबाद में ऊपर की तरफ बांध और बैराज जैसी व्यवस्थाओं के साथ साथ नर्मदा शहर व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रही है। इसलिए साबरमती की तस्वीर को सिर्फ देखकर यह समझ लेना कि दीवार बना दो और नदी ठीक हो जाएगी, कहना गलत होगा। नदी को सुंदर दिखाने से पहले नदी में पानी और साफ पानी दोनों ही चाहिए। साबरमती मॉडल की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसने कई प्रॉब्लम्स को एक साथ देखने की कोशिश की। नदी का किनारा, बाढ़, सीवर और पब्लिक प्लेस, सड़क, पार्क और नदी से शहर का रिश्ता। लेकिन इसकी अपनी बहस और क्रिटिसिज्म है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाना पड़ा, जमीन वापस लेने और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे। और सबसे अहम बात, जो मॉडल अहमदाबाद में काम कर सकता है, वह जरूरी नहीं कि दिल्ली में उसी तरह की से काम करे, क्योंकि यमुना साबरमती से बहुत अलग नदी है। दिल्ली की यमुना सिर्फ नदी नहीं है, ये दिल्ली की बाढ़ व्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा है और यहीं से साबरमती और यमुना की कहानी अलग हो जाती है। यमुना का बाढ़ वाला इलाका बहुत बड़ा है।
सरकारी विशेषज्ञ समिति ने नदी और उसके बाढ़ क्षेत्र को एक बड़े नदी क्षेत्र के रूप में देखने की जरूरत बताई थी। इसका मतलब साफ है, यमुना के साथ सिर्फ नदी के किनारे की 20-30 मीटर पट्टी को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। पूरे बाढ़ क्षेत्र को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती जो दिल्ली कर सकती है वो होगी सिर्फ नदी को सुंदर बनाने की। मान लीजिए हम यमुना के दोनों तरफ खूबसूरत पत्थर लगा दें, पार्क बना दें, लाइट लगा दें, साइकिल ट्रैक बना दें, लेकिन सीवर उसी तरीके से नदी में आता रहे, तो क्या नदी साफ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए यमुना रिवर फ्रंट का पहला नियम होना चाहिए, पहले नदी को बचाओ फिर नदी को सजाओ। रिवर फ्रंट का पहला पैसा पार्क पर नहीं, सीवर रोकने पर लगना चाहिए। जो नाले यमुना में गिरते हैं उन्हें रोकना होगा। सीवर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना होगा। ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से चलाने होंगे और सबसे जरूरी, ट्रीट किया हुआ पानी मानक के मुताबिक भी होना चाहिए। यमुना को साबरमती की तरह पत्थर की दीवारों के बीच बंद कर देना आसान जवाब नहीं है, क्योंकि यमुना का बाढ़ क्षेत्र खुद एक प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली में पहले भी यमुना की बाढ़ ने बड़े इलाके को प्रभावित किया है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पुराने समय में बाढ़ का पानी ट्रांस यमुना और उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों तक पहुंचता था। इसलिए अगर हम बाढ़ क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा कंक्रीट डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा इमारतें बना देंगे या पानी के फैलने की जगह कम कर देंगे, तो अगली बड़ी बाढ़ के नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए दिल्ली का रिवर फ्रंट ऐसा होना चाहिए जो बाढ़ के साथ रह सके। बाढ़ को रोकने के लिए नदी को जबरदस्ती छोटा ना किया जाए। मेरे हिसाब से दिल्ली को एक ही तरीके का रिवर फ्रंट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यमुना के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग मॉडल होने चाहिए। पहला हिस्सा शहर के बीच का इलाका, जहां पहले से सड़कें और शहर मौजूद है। वहां पैदल रास्ते बनाए जा सकते हैं, साइकिल ट्रैक बनाए जा सकते हैं, छोटे पार्क हो सकते हैं, बैठने की जगह हो सकती है, नदी देखने के लिए घाट हो सकते हैं, लेकिन कंक्रीट कम से कम यूज होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा बाढ़ वाला इलाका, यहाँ हमें रिवर फ्रंट नहीं, रिवर नेचर पार्क बनाना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ स्थानीय पेड़ हों, घास के मैदान हों, तालाब और छोटे पानी के क्षेत्र हों, पक्षियों के लिए जगह हो, लोग घूम सकें, लेकिन एक ऐसी स्थायी इमारतें ना हों जिन्हें बाढ़ में भारी नुकसान हो। यानी यहाँ नदी को जगह मिले और इंसान भी नदी को दूर से नहीं, करीब से समझ सके। तीसरा हिस्सा गंदे नालों के आसपास, यहाँ सबसे पहले सफाई का काम होना चाहिए। नाले को नदी में सीधे गिरने से रोकिए, उसके पानी को ट्रीट कीजिए, जहाँ पॉसिबल हो गंदे पानी को अलग पाइपलाइन में ले जाइए और उसके बाद उस जगह को हरित क्षेत्र में बदलिए। अब असली समस्या शुरू होती है। दिल्ली में ज़मीन बहुत महंगी है। यमुना के किनारे कई तरीके की ज़मीन है, कहीं सरकारी ज़मीन है, कहीं खेती होती है, कहीं बस्तियां हैं, कहीं धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें हैं, कहीं सड़कें और दूसरी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, यमुना का बाढ़ क्षेत्र कोई खाली पड़ी ज़मीन नहीं है जिसे उठाकर मनमर्जी से इस्तेमाल कर लिया जाए। इसलिए यहाँ ज़मीन के इस्तेमाल का फैसला वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। दिल्ली का नक्शा, अलग अलग विभागों के नाम, ये शायद दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। यमुना एक विभाग की नदी नहीं है। यहाँ दिल्ली सरकार है, नगर निगम है, डीडीए है, सिंचाई और बाढ़ विभाग है, जल बोर्ड है, पर्यावरण विभाग है, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं और नदी दिल्ली से आगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाती है। यानी अगर एक विभाग नदी साफ कर भी दे तो दूसरे हिस्से से गंदा पानी आ सकता है। इसलिए यमुना के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सभी विभाग एक ही प्लान पर काम करें। एक नदी, एक मास्टर प्लान और एक जिम्मेदार संस्था। यमुना का बाढ़ क्षेत्र बहुत संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ कोई भी बड़ा निर्माण सिर्फ ये कहकर नहीं किया जा सकता कि शहर को सुंदर बनाना है। बाढ़ का रास्ता क्या होगा ये भी तय करना होगा। पानी जमीन में कैसे जाएगा ये भी तय करना चाहिए। भूजल पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानना पड़ेगा। पक्षियों और दूसरे जीवों का क्या होगा, इंसानों के साथ साथ उनके बारे में भी सोचना होगा। बाढ़ आने पर क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सबका जवाब पहले देना होगा, बाद में आपको रिवर फ्रंट बनाना होगा। और यही वजह है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र की सीमा और उसके इस्तेमाल को लेकर दिल्ली में लगातार बहस होती रही है। अगस्त 2026 में मंजूर दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में भी यमुना के फ्लड प्लान को लेकर नए बदलावों से पर्यावरण से जुड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इसलिए यमुना रिवर फ्रंट में कानून और पर्यावरण दोनों को शुरुआत से ही डिजाइन का हिस्सा बनाना होगा। बाद में कोर्ट के आदेश आने का इंतजार नहीं किया जा सकता। चौथी दिक्कत, लोगों को हटाना। ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि यहाँ सुंदर पार्क बनाना है। अगर किसी परिवार को हटाया जाता है तो उसके लिए घर चाहिए,
स्कूल चाहिए, रोजगार तक पहुंच चाहिए, बस और मेट्रो की सुविधा चाहिए और सबसे जरूरी सम्मान के साथ उनका पुनर्वास होना चाहिए। साबरमती प्रोजेक्ट में भी नदी के किनारे की बस्तियों के पुनर्वास की जरूरत पड़ी थी। इसलिए दिल्ली को वह गलती नहीं करनी चाहिए कि पहले लोगों को हटाओ और बाद में सोचो कि उन्हें कहां बसाना है। मतलब अगर आप उन्हें हटाएंगे तो उनको कहां पर लेके जाएंगे, इसका प्लान पहले से ही करना होगा। पहले पुनर्वास की पूरी योजना बनाओ, फिर जमीन पर काम शुरू करो। तो क्या साबरमती मॉडल की नकल करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है नहीं। साबरमती से सीखना चाहिए, साबरमती की कॉपी नहीं करनी चाहिए। साबरमती में नदी की चौड़ाई को एक तय आकार में लाने और किनारों को मजबूत बनाने का मॉडल अपनाया गया। यमुना में ऐसा करने से पहले बाढ़ क्षेत्र और नदी के प्राकृतिक फैलाव को समझना ज्यादा जरूरी है। साबरमती के प्रोजेक्ट में नदी तल की जमीन वापस लेकर एक तय नदी चौड़ाई बनाई गई थी, लेकिन यमुना का बाढ़ क्षेत्र बहुत बड़ा और पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दिल्ली का मॉडल ज्यादा प्राकृतिक और बाढ़ के साथ चलने वाला होना चाहिए। यमुना रिवर फ्रंट का सही मॉडल क्या हो सकता है? अगर मुझे दिल्ली के लिए यमुना रिवर फ्रंट का मॉडल बनाना हो तो मैं इसे 5 हिस्सों में रखूंगा। नंबर 1, सीवर जीरो। एक भी बड़ा नाला सीधे यमुना में ना जाए, पहले सीवर की समस्या खत्म। नंबर 2, नदी को जगह। बाढ़ क्षेत्र में ज्यादा कंक्रीट नहीं यूज करनी चाहिए, जहां नदी फैलती है उसे फैलने की जगह मिले। नंबर 3, ग्रीन रिवर फ्रंट। कंक्रीट के बजाय स्थानीय पेड़ पौधे लगाए जाएं, उनका यूज हो। घास, तालाब, पक्षियों के लिए जगह, साइकिल ट्रैक, पैदल रास्ते। और अब नंबर 4 की बात करते हैं। चुनिंदा जगहों पर अर्बन रिवर फ्रंट, जहां शहर पहले से ही नदी के करीब है, वहां पर अच्छे घाट होने चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, कैफे और छोटे पब्लिक प्लेसेस होने चाहिए, ओपन थिएटर होना चाहिए, साइकिल ट्रैक होना चाहिए और रात में सुरक्षित रोशनी होनी चाहिए। लेकिन हर जगह निर्माण नहीं होना चाहिए कि आपको हर जगह बस कंक्रीट का यूज कर देना है, निर्माण कर देना चाहिए। नहीं, कुछ घास के मैदान और कुछ पार्क भी होने चाहिए। नंबर 5, नदी की निगरानी। हर बड़े नाले पर सेंसर होना चाहिए, पानी की क्वालिटी की ऑनलाइन निगरानी होनी चाहिए। किसी जगह से प्रदूषण बढ़े तो तुरंत पता चल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और सारी जानकारी जनता के सामने भी होनी चाहिए। एक और जरूरी बात, सिर्फ यमुना नहीं, पूरा सिस्टम होना चाहिए। यमुना को साफ करने का मतलब सिर्फ यमुना के पानी को साफ करना नहीं है, हमें दिल्ली के पानी के पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा। घर से निकलने वाला पानी कहाँ जाता है, सीवर कहाँ जाता है, नाला कहाँ जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना पानी साफ करता है, ट्रीटमेंट के बाद पानी कहाँ जाता है, बारिश का पानी कहाँ जाता है। इन सभी सवालों का जवाब एक साथ देना होगा, क्योंकि अगर शहर गंदा पानी बनाता रहेगा तो नदी हमेशा गंदी ही होती रहेगी। और अगर ये काम सही तरीके से हो गया तो इमेजिन कीजिए, सुबह लोग यमुना किनारे दौड़ रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, किनारे पर पेड़ हैं, पक्षियों की आवाज़ है, लोग घाट पर बैठे हुए हैं, दूर तरफ नाव चलती हुई दिख रही है, शाम को लोग परिवार के साथ नदी देखने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग नदी को देखकर मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ये हमारी यमुना है। यही असली रिवर फ्रंट होगा। सिर्फ खूबसूरत सड़क नहीं, बल्कि नदी और शहर के बीच फिर से एक जुड़ाव और रिश्ता होना चाहिए।